हेलो एवरीवन, वेलकम टू तर्कशास्त्र। आई एम आदित्य एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लैट एग्जाम के बारे में। क्लैट एग्जाम इज द नेशनल लेवल लॉ एंट्रेंस टेस्ट conducted by consortium of national law universities for top 26 NLUs in India, sorry top 25 NLUs in India, क्योंकि NLU दिल्ली जो है वो खुद का AILET एग्जाम कंडक्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर अदर 25 NLUs एंड टॉप लॉ कॉलेजेस एज वेल, जो NLU नहीं है बट गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस है या तो फिर प्राइवेट लॉ कॉलेजेस है, which want to filter the candidates through a particular top national level exam। तो क्लैट सभी लॉ एडमिशंस के लिए, लॉ कॉलेजेस के लिए, लॉ सीट्स के लिए बहुत ही प्रीमियर लेवल का एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है, जो आप 2 बार दे सकते हो। एक तो आपको LLB कोर्स के लिए अगर एडमिशन चाहिए तो क्लैट यूजी का एग्जाम होता है, एंड अगर आपको LLM कोर्स के लिए एडमिशन चाहिए तो क्लैट पीजी का एग्जाम होता है। हम लोग आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लैट यूजी के बारे में। क्लैट 2 एग्जाम्स के बारे में मैं बात करूंगा, क्लैट 2026 which will be conducted in December 2025 and CLAT 2027 which will be conducted in December 2026। मतलब ये वीडियो 2 टाइप के ऑडियंस के लिए काम का है। एक तो जो बच्चे अभी 12th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिए हुए हैं या तो फिर रिपीटर्स है जो क्लैट 2026 का यानी 6 महीने बाद जो दिसंबर में एग्जाम आने वाला है उसके लिए अपीयर करने वाले हैं। एंड सेकेंड ऑडियंस इज कि जो स्टूडेंट्स ने अभी 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम दिया हुआ है, उनका अभी रिजल्ट आने वाला है, एंड जो 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम 2027 फरवरी 2027 में देने वाले हैं, तो वो लोग क्लैट 2027 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, जिनके लिए अभी टोटल 18 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है। सो दिस वीडियो is divided into 2 parts। क्लैट 2026 जिसके लिए 6 महीने का टाइम बचा हुआ है, एंड क्लैट 2027 जिसके लिए 18 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है। तो इफ यू आर अ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ दीज 2 एग्जाम्स, और इफ यू आर अ पेरेंट ऑफ अ स्टूडेंट और ऑफ अ वार्ड हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ दीज 2 एग्जाम्स, आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्लैट एग्जाम है क्या। क्लैट एग्जाम इज द कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्टेड बाय कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज फॉर एडमिशन इनटू प्रीमियर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, 25 प्रीमियर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, जिसमें से कुछ टॉप के 2-3 नाम मैं अगर आपको बताऊं तो NLSIU, बेंगलुरु, नालसार एंड अदर यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो जब भी आप कोई वॉर के लिए प्रिपेयर करते हो तो जो एक्सीलेंट स्ट्रेटेजिस्ट है उसका काम क्या है कि सबसे पहले तो जो अपना विरोधी है, जो अपना ओपोनेंट है, जैसे अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर एक ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा पाकिस्तान में एंड POK में, करेक्ट। तो अगर मैं उनके बारे में बात करूं तो वो ऑपरेशन क्या उन्होंने डायरेक्टली कंडक्ट किया जैसे ही पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद तुरंत वो ऑपरेशन कंडक्ट हुआ? नहीं। दे एनालाइज्ड द अपोनेंट्स, दे एनालाइज्ड द सिचुएशंस, दे एनालाइज्ड द जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल सिचुएशंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। वहां से आने वाला डेटा उन्होंने एनालाइज किया एंड देन दे डिसाइडेड द टारगेट्स, एंड फिर उन्होंने उस पर अटैक किया। कैसे अटैक किया? विदाउट एनकरिंग अ सिंगल कैजुअलिटी, करेक्ट। तो इसका मतलब उन्होंने पहले काम क्या किया कि पहले तो जो हमारा अपोनेंट है, पहले तो जो मेरा बैटल ग्राउंड है उसको मैं पूरे तरीके से समझ जाऊंगा, समझने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैंने अगर बैटल ग्राउंड को एनालाइज किया, ये मेरे सामने अगर बैटल ग्राउंड पड़ा हुआ है उसको अगर मैंने एनालाइज किया, उसके बाद मेरे पास क्या टूल्स अवेलेबल है उसको मैं समझने की कोशिश करूंगा, एंड मेरे पास जो टूल्स अवेलेबल है उसके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस अंडरस्टैंड करूंगा। उसके बाद कौन सा टूल कहां पे डिप्लॉय करना चाहिए ये मैं डिसाइड करूंगा। फिर वो बार बार वो स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करके उसकी प्रैक्टिस करूंगा, रिवाइज करूंगा।
फिर से इंप्लीमेंट करूंगा, फिर से प्रैक्टिस करूंगा, फिर से रिवाइज करूंगा एंड फाइनल जो मेरी स्ट्रेटेजी होती है उसको मैं बैटल ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करूंगा। तो जब हम लोग क्लैट एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा दायित्व ये होता है कि मैं पहले क्लैट एग्जाम का पैटर्न समझूं। अगर मैं क्लैट एग्जाम के बारे में बात करूं तो मुझे पहले ऑफिशियल वेबसाइट से ये इंफॉर्मेशन निकाल के उसको समझना पड़ेगा, करेक्ट। सो यहाँ पे थोड़ा सा इमेज ओवरलैप हुआ है, बट ठीक है। अगर मैं एग्जाम के बारे में बात करूं, सो एग्जाम इज ऑफ 2 आवर्स कंडक्टेड फॉर 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स। 120 क्वेश्चंस आर ऑफ 1 मार्क ईच, लेकिन हर एक क्वेश्चन एमसीक्यू के तौर में पूछा जाएगा और हर एक क्वेश्चन के लिए देयर इज अ नेगेटिव मार्क, ठीक है। तो सब्जेक्ट एरियाज विथ वेटेज, अभी यहाँ पे 4-5 सेक्शंस में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट कोई भी सेक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कभी भी फिक्स्ड नहीं होते हैं। उन्होंने एवरेज रफ जो मार्क दिया हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो नंबर हमेशा नेशनल लॉ कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज अपने वेबसाइट पे पब्लिश करता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर वो 22 to 26 क्वेश्चंस पूछते हैं। रफली 20% ऑफ द पेपर इज ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स, इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज एंड लीगल रीजनिंग। रफली 25% ऑफ द पेपर, roughly 25% of the questions will be asked on these 2 sections, करेक्ट। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर अराउंड 20% का वेटेज दिया जाता है एंड लास्ट में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के ऊपर हार्डली 10% का वेटेज दिया जाता है। जब आप लॉयर बनोगे, जब आप कोर्ट रूम में आप डिबेट करते जाओगे, तो आपका लीगल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका लॉजिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका लैंग्वेज के ऊपर कमांड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए एंड आपका करंट अफेयर्स, जनरली क्या हो रहा है समाज में, उसके बारे में अवेयरनेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने 90% ऑफ द क्वेश्चन जो है, पेपर जो है वो ये 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। रही बात क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की, तो आप लोग बोलोगे कि उन्होंने क्वांट के ऊपर पेपर क्वेश्चन पूछे ही क्यों है, क्योंकि आईलेट जो एग्जाम होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो दिल्ली का है, वो कॉलेज जो है जो अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करता है, वो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछता है, करेक्ट। तो क्लैट में क्यों पूछा है, क्योंकि बेसिक्स ऑफ नंबर्स आपका क्लियर होना जरूरी है। आप कोर्ट रूम में डिबेट करते टाइम या फिर जो आप बेसिक नंबर्स का कोई भी केस का प्रिपरेशन करने जाओगे, तो उसमें बेसिक नंबर्स आप समझने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा या फिर आप उस पर टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, करेक्ट। इसके लिए जब मैं ये पेपर पैटर्न को समझता हूं, तब तो मैंने क्या किया कि मेरा एग्जाम पैटर्न समझ लिया एंड अभी मैं सिलेबस समझने की कोशिश करूंगा कि ठीक है, 25% weightage is given on current affairs and general knowledge, 25% weightage is given on legal aptitude and 20% weightage is given on English. English माने है क्या? English is a language, बट यहाँ पे जो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, वो मुझे समझने पड़ेंगे, करेक्ट। क्योंकि देयर आर मल्टीपल एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स कंडक्टेड इन इंडिया, जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट में अगर समझने की कोशिश करूं, तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, क्रिटिकल रीजनिंग आता है, क्रिटिकल रीडिंग आता है, ग्रामर आता है, वोकैब आता है, पैराजम्बल्स आता है, वर्बल एबिलिटी के बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। क्या सभी के सभी टॉपिक्स मेरे क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट है? इसके लिए मुझे ये सिलेबस डीपली समझना पड़ेगा, करेक्ट। तो जो मैं बात बताया था पहले कि बैटल ग्राउंड को समझना पड़ेगा, मतलब कि इंग्लिश में क्या आता है, क्वांट में क्या आता है, लॉजिकल रीजनिंग में क्या आता है, लीगल एप्टीट्यूड में क्या आता है, जनरल अवेयरनेस में क्या आता है, क्या टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्या जनरल अवेयरनेस में वो आपको यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस पूछेंगे? बिल्कुल नहीं। तो क्या लेवल के क्वेश्चंस पूछेंगे? क्या मुझे बिजनेस रिलेटेड जनरल अवेयरनेस पता होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा जनरल अवेयरनेस पता होना जरूरी है, ऐसा करंट अफेयर्स पता होना जरूरी है जिसका सोसाइटी पे लीगली इंपैक्ट होता है, करेक्ट, जिसमें लॉ मेकर्स का कुछ ना कुछ रूल आता है, करेक्ट। उसके बाद आपके पास क्या टूल्स है, आपका क्या स्ट्रेंथ एंड क्या वीकनेस है, ये असेस करने के बाद आप स्ट्रेटेजाइज करोगे कि आप फिर आपके स्ट्रेंथ एंड आपका जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है वो एनालिसिस करने के बाद आप गैप एनालिसिस करोगे कि मुझे क्लैट में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है बैंगलोर का, उसमें अगर एडमिशन चाहिए तो मुझे इतना स्कोर करना पड़ेगा क्लैट एग्जाम में आउट ऑफ 120, विच इज 95 प्लस और समटाइम्स 104 प्लस, करेक्ट। तो 105 का अगर मैं टारगेट रखता हूं 120 में से,
तो मुझे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे वो सब मैं जब पेपर पे लिखता हूं तो मैं एनालाइज करूंगा 0 डे मॉक दे के क्लैट का कि मैं कहां पे खड़ा हूं अभी। करेक्ट कि 120 में से करंटली इन द मंथ ऑफ मे मैं 60-65 मार्क्स स्कोर कर पा रहा हूं। एंड इफ आई एम अ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2026, मेरे पास 6 महीने का टाइम बचा है। इफ आई एम अ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2027, जिसने अभी 10वीं का एग्जाम दिया हुआ है और मैंने क्लैट का एक 0 डे मॉक दे के देखा, तो मुझे पता चला कि मैं 120 में से विदाउट एनी प्रिपरेशन 30-35 मार्क वैसे ही स्कोर कर रहा हूं। तो मेरे को अभी 70 से 80 मार्क का इंप्रूवमेंट अगर लाना है तो मेरे पास 18 मंथ्स का टाइम है। दिस इज फॉर क्लैट 2027 एस्पिरेंट्स। क्लैट 2026 एस्पिरेंट के लिए मेरे पास 6 मंथ्स का टाइम है। एंड मुझे अगर 40 से 50 मार्क का इंप्रूवमेंट लाना है तो क्या करना पड़ेगा? हाउ विल आई ब्रेक डाउन दिस 6 मंथ्स? ये मुझे छोटे छोटे टारगेट सेट करके छोटी छोटी विन अचीव कर पाऊंगा। ऐसे टारगेट सेट करके मुझे मोटिवेटेड रहना है और आगे के 6 मंथ्स का प्लान प्रिपेयर करना है। करेक्ट? सो उसके लिए मुझे एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस डिटेल में समझना पड़ेगा। तो एग्जाम का ओवरव्यू क्या है कि इट विल फोकस ऑन इवैल्यूएटिंग द कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट। आपको रीजन करना पड़ेगा। जो जब आप लॉयर बनोगे तो आपका हर एक आर्गुमेंट के पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। वही वो लोग यहाँ पे चेक करेंगे। करेक्ट कि आर यू अ साउंड पर्सन, आर यू अ स्टेबल हेडेड पर्सन? दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू चेक थ्रू द क्लैट एग्जाम। करेक्ट? Overall, it is designed to be a test of aptitude and skills that are necessary for a legal education rather than prior knowledge. Though prior knowledge occasionally may be useful to respond to questions in the current affairs, including general knowledge section. तो प्रायर बहुत ज्यादा हेवी नॉलेज ऑफ लीगल सेक्शन होना एक्सपेक्टेड नहीं है। प्रायर नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज होना वो बट ऑब्वियस है। करेक्ट? दैट इज नेचुरल, क्योंकि वो आपको समझ के रट्टा मारना है। लीगल के लिए आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। 12वीं के बच्चों को इतना डीप अंडरस्टैंडिंग होना एक्सपेक्टेड नहीं है, इसीलिए आपको प्रायर नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज ही वो लोग पूछेंगे। ठीक है? सो लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस फ्रंट। द यूजी क्लैट 2000 शाल बी, ये मैंने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था 2025 का वो लिया हुआ है, क्योंकि 2026 का नोटिफिकेशन अभी तक वेबसाइट पे नहीं आया हुआ है। So it shall be a 2-hour test, 120 questions carrying 1 mark, negative marking as 0.25 for every wrong answer. These questions will be divided across 5 subjects and starting with English language. तो इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं ये समझने की कोशिश करो कि जो आपको 22 से 26 क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं, क्या उसमें से कोई फिल इन द ब्लैंक्स होता है? क्या इसमें से कोई वोकैब बेस्ड एंटोनिम सिनोनिम होता है? या फिर क्या उसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस आरसी रहेंगे? ये समझने की कोशिश करो। तो द सेक्शन यू विल बी प्रोवाइडेड अ पैसेज ऑफ अबाउट पैसेजेस ऑफ अबाउट 450 वर्ड्स each। 400 से 500 वर्ड का पैसेज मिलेगा आपको। These passages will be derived from contemporary or historically significant fiction और and non-fiction writing। इसके कुछ सोर्सेस होते हैं जो आपको हम लोग थ्रू आउट आवर सेशन बताएंगे कि क्या टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ने चाहिए, क्या टाइप के आर्टिकल्स आपको पढ़ने चाहिए, सो दैट यू आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर द क्लैट एग्जाम इंग्लिश सेक्शन। करेक्ट? क्या आपने डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? क्या आपने डेली एऑन आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए? क्या आपने डेली HBA के आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए? देयर आर मल्टीपल रिसोर्सेज जो आपको वर्बल फैकल्टी जो है जेसिका मैम वो आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है? सो एंड वुड बी 12th स्टैंडर्ड के बच्चे के हिसाब से वो ये आर्टिकल्स बनाते हैं जो आपके 5 से 7 मिनट का रीड रहेगा। करेक्ट? ईच पैसेज विल बी फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस दैट विल रिक्वायर यू टू डेमोंस्ट्रेट योर कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज स्किल्स। आपका इंग्लिश लैंग्वेज समझने का, कॉम्प्रिहेंड करने का एबिलिटी वो लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं। करेक्ट? रीड द एंड कॉम्प्रिहेंड द मेन पॉइंट। अभी यहाँ पे क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं वो भी इन्होंने बताया कि मेन पॉइंट के ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे, इन्फरेंसेस के ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे विच इज अ क्रिटिकल रीडिंग का पार्ट, कंक्लूजन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, समराइज करने को बोलेंगे आपको क्वेश्चन का पैसेज को। तो 450 वर्ड का अगर पैसेज आपको समराइज करना है 20 से 25 वर्ड में विदाउट लूजिंग द एसेंस एंड विदाउट लूजिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज वेल, तो उसके भी कुछ टूल्स होते हैं जो आपको यूज करने पड़ेंगे, जो आपको सीखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जो आपको जेसिका मैम अच्छे तरीके से पढ़ाएगी। ठीक है? कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द डिफरेंट आर्गुमेंट्स और व्यू पॉइंट्स सेट आउट इन द पैसेज। तो आर्गुमेंट स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट आपको पढ़ने पड़ेंगे। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द कॉन्टेक्स्ट दैट दे आर यूज्ड इन द पैसेज।
तो वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे लेकिन पैसेज से रिलेवेंट ही आएंगे। करेक्ट। सो ये हो गया मेरा इंग्लिश लैंग्वेज का एनालिसिस। करंट अफेयर्स में आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? अगेन यहाँ पे आपको क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टेटमेंट बेस्ड। एक सिंगल क्वेश्चन पूछा कि हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कमिटी जिन्होंने इंडिया का, भारत का संविधान लिखा था, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। यहाँ पे भी आपको पैसेज देंगे 400 450 वर्ड का, एंड डिराइव्ड फ्रॉम न्यूज, जर्नलिस्टिक सोर्सेज and other non-fiction writing. So current affairs and general awareness, general knowledge से related passages यहाँ पे रहेंगे, and उसके ऊपर आपको questions पूछेंगे contemporary events of significance from India and the world, arts and culture, international affairs, historical events from continuing significance and etc etc. बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस में पूछे जा सकते हैं। Each passage will be followed by a series of questions that will require to demonstrate your awareness of various aspects of current affairs and general knowledge. English section में you will have to demonstrate your understanding on comprehension of language skills. Correct? यहाँ पे you will have to demonstrate your awareness of various aspects of current affairs and general knowledge. Correct? So हर एक सेक्शन का अपना अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। क्या आप कोई एक दो सेक्शंस पकड़ के चल सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। आपको सभी सेक्शंस को बैलेंस करके चलना पडेगा। कळतंय? ठीक आहे? आय होप तुम्ही माझ्या सोबत आहात आणि तुम्हाला सगळं काही कळतंय जे मी सांगतो। अगर आपको इसमें से कोई भी दिक्कत जा रही है तो यू कैन राइट डाउन योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं आई विल मेक श्योर कि आपके सभी कमेंट्स आंसर हो जाए। ठीक है? थर्ड सेक्शन जो है अगेन विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, 25% वेट, 25% वेट, यहाँ पे 20% वेट था। करेक्ट? सो 20, 25, 45 और ये 25, 70% क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। करेक्ट? In this section, you will be expected to read passages of around 450 words each. The passages may relate to fact situations or scenarios involving legal matters, public policy questions or moral philosophical inquiries. बहुत सारे वेरियस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि आई एम नॉट द लीगल एक्सपर्ट। मैं इंजीनियर बंदा हुआ है, कॉमन पब्लिक, सिविल। करेक्ट? आई एम अ सिविलियन, आई एम नॉट, इवन दो लॉयर्स आर ऑल्सो द सिविलियन, बट लीगल के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीप में इसके ऊपर बात नहीं करूँगा। इसके ऊपर बात करने के लिए आपके पास है जेसिका मैम एंड जयसर। Jaisar himself is a LLB and LLM lawyer, so he is in a better position to guide you on this particular subject. Who is the mentor of CLAT mentor and who is the faculty for legal reasoning answer. करेक्ट? तो हम लोग एक लेमैन के तौर पे, जैसे अगर मैं एक पेरेंट के तौर पे ये वीडियो देख रहा हूँ या फिर अगर एक स्टूडेंट के तौर पे भी ये वीडियो देख रहा हूँ जिसको कुछ नहीं पता है क्लैट के बारे में, वो पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया जाएगा। अभी यहाँ पे इंग्लिश के रिलेटेड जो पैसेज था वो क्या रहेगा? इट विल बी नॉर्मल कंटेम्प्रेरी हिस्टोरिकल और फिक्शन नॉन फिक्शन राइटिंग। यहाँ पे जो पैसेज रहेगा वो रहेगा कि लेटेस्ट न्यूज, जर्नलिस्टिक सोर्सेस एंड अदर नॉन फिक्शन राइटिंग। करेक्ट? यहाँ पे जो आपको पैसेजेस दिए रहेंगे वो रहेंगे कि लीगल मैटर्स, पब्लिक पॉलिसी क्वेश्चंस और मोरल फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज। You will not require any prior knowledge of law to attempt the questions. You will benefit from a general awareness of contemporary legal and moral issues to better apply general principles of propositions to the given facts. मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में लीगल का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे जो हम लोग आपको टॉपिक्स पढ़ाएंगे, लीगल में कुछ टॉपिक्स आते हैं, टॉर्ट्स आता है एंड बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं जिसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तो वो सब्जेक्ट्स जब आप वो टॉपिक बाय टॉपिक जब आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे खासे लेवल का अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा एंड वो कॉन्सेप्ट यू विल हैव टू अप्लाई ऑन दीज पर्टिकुलर पैसेजेस टू टेक अ डिसीजन। आपको यहाँ पे कॉन्शियस डिसीजन लेना पडेगा। आप तुम्हाला हे समजून घ्यावं लागेल की एक्झॅक्टली या सिच्युएशन मध्ये लीगली करेक्ट काय आहे। करेक्ट, ये सिचुएशन में लीगली करेक्ट चीज क्या होगी ताकि आपका आंसर यहाँ पे क्वेश्चंस का जो रहेगा वो करेक्ट आए। Passages will be followed by a series of questions that will require you to identify and infer the rules and principles set out in the passage. तो ये पैसेजेस आपको लॉ मेकर्स के तौर पे रूल्स लिख के देंगे, आपको समझना पड़ेगा एंड उनको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको वो लीगल लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, जो आपको आगे के 6 महीने में या फिर 18 महीने में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करके देंगे। करेक्ट?
apply such rules and principles to various facts and situations and understand how changes to the rules or principles may alter their application to various facts and situations। यहाँ पे आपको पूरा लॉयर के तरीके से सोचना पड़ेगा, 12वीं पास जो लॉयर होता है उसके तरीके से के एंगल से सोचना पड़ेगा, करेक्ट। दे विल नॉट एक्सपेक्ट यू टू बी द एक्सपर्ट इन लीगल मैटर्स, ठीक है, बट जो आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए हैं, जो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं, उसको आप कितने अच्छे तरीके से अप्लाई करते हो, ये डिसीजन मेकिंग आपका वो यहाँ पे चेक करने वाले हैं। रही बात लॉजिकल रीजनिंग की, विच इज अगेन 20% ऑफ द सब्जेक्ट, 20% ऑफ द पेपर, तो यहाँ पे आपका लॉजिक कितना स्ट्रांग है वो यहाँ पे चेक करने वाले हैं थ्रू दीज 450 वर्ड्स ऑफ पैसेजेस। It will be followed by questions based on recognize an argument, its premises and conclusion। तो ये critical reasoning का हो गया, करेक्ट। स्टेटमेंट आर्गुमेंट वाले क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई द आर्गुमेंट्स एंड सेट आउट इन द पैसेजेस, अगेन स्टेटमेंट आर्गुमेंट वाला, critically analyze patterns of reasoning and assess how conclusions may depend on particular premises or evidence and how conclusions may be strengthened or weakened। ये strong and weak arguments के ऊपर हो गया, करेक्ट। इन्फरेंस के बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, एंड ड्रॉ रिलेशनशिप्स एंड एनालॉजीज, आइडेंटिफाई कॉन्ट्रडिक्शंस एंड इक्विवेलेंस एंड असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ आर्गुमेंट्स। तो यहाँ पे जो लॉजिकल रीजनिंग की हम लोग बात कर रहे हैं वो एप्टीट्यूड बेस्ड लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, वो भी लैंग्वेज बेस्ड लॉजिकल रीजनिंग है, क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड लॉजिकल रीजनिंग है, एंड लीगल बेस्ड लॉजिकल रीजनिंग है, करेक्ट। यहाँ पे आप फैमिली ट्री नहीं बनाओगे, डायरेक्शन सेंस नहीं बनाओगे, यहाँ पे आप अरेंजमेंट नहीं करोगे लोगों का, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करोगे कि अगर एक पर्टिकुलर पैसेज दिया हुआ है तो उसको लॉजिकली मैं कैसे आर्ग्यूमेंट कर सकता हूं, मेरे आर्ग्यूमेंट्स लॉजिकली कैसे प्रेजेंट कर सकता हूं, दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू चेक, करेक्ट। एंड रही बात लास्ट में मैथमेटिक्स की, तो एकदम बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको यहाँ पे। शॉर्ट सेट्स विल इंक्लूड शॉर्ट सेट्स और फैक्ट्स एंड प्रपोजिशंस और अदर एक्सटर्नल टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। सिंपल डेटा रहेगा आपके पास, 10-12 क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत ज्यादा हेवी क्वेश्चंस नहीं रहेंगे इसके। तो 12 से 15 क्वेश्चंस में आपको बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन जैसे डेटा आपको दिया हुआ है, आप कोई केस पढ़ रहे हो एज ए लॉयर, तो वो डेटा को एनालाइज करके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके माइंड में आते हैं उसको थोड़ा सा प्रोसेस करने की एबिलिटी आप में है कि नहीं, वो यहाँ पे वो चेक करेंगे। अदरवाइज तो बाकी के सॉफ्टवेयर तो रहेंगे ही आपके साथ, करेक्ट, व्हेन यू विल बिकम अ लॉयर। बट बेसिक नंबर्स भी आपको प्रोसेस करने आते हैं कि नहीं, दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू चेक इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो ये एग्जाम के लिए जब आप प्रिपेयर करोगे तो आइडियली आपने कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, तो सबसे पहला स्टेप आपका होगा कि 0 डे मॉक दे के देखो। इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लैट प्रिपरेशन फॉर क्लैट 2026 इन मई 2025, तो आपके पास 6 महीने का टाइम है। तो यहां तक आपको अगर पहुंचना है, 120 में से 105 मार्क्स तक पहुंचना है, तो आप अभी कहां पे हो ये देखने के लिए 0 डे मॉक। दिस इज एप्लीकेबल फॉर क्लैट 2026 एंड 2027 एस्पिरेंट्स। 26 वालों के लिए 6 महीने का टाइम है, 27 वालों के लिए 18 मंथ्स का टाइम है, तो आपके पास इनफ टाइम है, ठीक है। जब आप फर्स्ट मॉक दोगे तो आपको समझ में आएगा, अभी आपके पास पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है, ये सिलेबस के टॉपिक बाय टॉपिक डिटेल्स भी हमने एक गूगल शीट में अपडेट किए हुए हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, ठीक है। तो कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं आगे के 6 या 18 महीने में, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे कि उसका प्लान बनाओगे। तो क्लैट 2026 के एस्पिरेंट्स का किस तरीके से प्लान रहेगा, ये मैं आपको बताता हूँ कि पहले 6 में से पहले 3 मंथ में आपने क्या करना है, आपको क्रिटिकल रीडिंग हैबिट्स बिल्ड करनी पड़ेगी। क्योंकि आपने अगर देखा अभी सिलेबस, तो इंग्लिश रहे, चाहे वो लीगल रीजनिंग रहे, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग रहे, चाहे वो जनरल अवेयरनेस रहे, 120 में से 4 सेक्शंस which is almost 90%, that is 105 to 108 क्वेश्चंस आपको 400-450 वर्ड के पैसेजेस पढ़ने के ऊपर ही है। तो वो टाइप का आर्टिकल्स, वो टाइप का रीडिंग स्किल मुझे डेवलप करना पड़ेगा। तो पहले 3 मंथ्स तो आप उसी में इन्वेस्ट करना, करेक्ट। देन आगे के 2 मंथ्स आपने क्वांटिटेटिव प्रिपरेशन के लिए रखने चाहिए। क्या 2 मंथ्स 10% के लिए इनफ है? बिल्कुल भी नहीं, करेक्ट। क्या ये जस्टिफाइड है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इट इज नॉट प्रपोर्शनेट। तो ये आगे के 2 मंथ्स में क्या सिर्फ आप क्वांट प्रिपेयर करोगे? बिल्कुल नहीं।
आपने जो पहले के 4 सेक्शंस प्रिपेयर करके रखे हैं उसके बेसिस पे भी मॉक्स देनी चाहिए। मेरा ये बोलना है कि पहले 3 मंथ में क्वांट्स को हाथ ही मत लगाओ। इट विल नॉट मेक एनी सेंस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द क्वांट सेक्शन इन द फर्स्ट 3 मंथ्स। क्योंकि दिक्कत क्या होगी, क्योंकि क्वांट के ऊपर हमारा, आपने लॉ की तरफ आप क्यों जा रहे हो, या फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझो कि बहुत सारे लोगों का लाइकिंग लॉ की तरफ है, इसलिए लॉ की तरफ जाना इज द डिफरेंट रीजन। बट मेरा डिसलाइक है मैथ्स की तरफ, इसलिए मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता। मेरा डिसलाइकिंग है टुवर्ड्स द साइंस एंड बायोलॉजी, इसलिए मैं मेडिकल नहीं करना चाहता। तो मुझे अभी कॉमर्स एंड लॉ की फील्ड में बचा हुआ है, तो मैं लॉ की तरफ जाता हूँ। ये अगर आपका रीजन है तो आपने बिल्कुल भी क्वांट स्टार्ट नहीं करना चाहिए फर्स्ट 3 मंथ में, क्योंकि आप में फोबिया है क्वांट का, इसीलिए आप लॉ की तरफ गए, इंजीनियरिंग की तरफ नहीं गए, टेक्निकल फील्ड की तरफ नहीं गए। तो फोबिया जो होता है ना, हम लोग उसी के ऊपर बार बार फोकस करते हैं। तो क्या होगा, आप 10% के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करोगे और 90% का पेपर ही छोड़ दोगे। पहले तो आपको रीडिंग हैबिट्स ही डेवलप करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा लेवल पे रीडिंग हैबिट जब डेवलप करोगे, क्रिटिकल रीडिंग जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, जब समझने की कोशिश करोगे, तो आपको समझना स्टार्ट हो जाएगा कि यार किस तरीके से मुझे रीडिंग बिटवीन द लाइंस समझना है, किस तरीके से मुझे क्रिटिकली रीड करना है। ये सब हैबिट्स आपकी डेवलप होगी। तो क्लैट 2026 एस्पिरेंट्स ने पहले 3 मंथ्स में सिर्फ रीडिंग हैबिट डेवलप करनी चाहिए, और क्लैट 2027 के एस्पिरेंट्स ने पहले 8 to 9 मंथ्स में सिर्फ रीडिंग हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए। कीप रीडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, जिससे कि मैम आपको एक्सटेंसिव आर्टिकल के रिसोर्सेज बताएगी। वहीं से कौन से आर्टिकल्स पढ़ने हैं वो भी आप उनको पूछ सकते हो, बट वो रिसोर्सेज फ्री में अवेलेबल है। कुछ रिसोर्सेज आपको पेड वर्जन लेने पड़ेंगे, जो हम लोग आपको तर्कशास्त्र के पोर्टल पे अवेलेबल करा के देंगे। ठीक है, तो मेन मुद्दा क्या है कि आपको रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, क्रिटिकल रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, स्टोरी बुक्स नहीं। ठीक है, तो इफ यू आर क्लैट 27 एस्पिरेंट्स, 8 to 9 मंथ्स आपको पहले यही करना है। इफ यू आर क्लैट 26 एस्पिरेंट्स, 2 to 3 मंथ्स आपको पहले हैबिट डेवलप करनी है। क्लैट 26 वालों ने मई जून जुलाई होने के बाद अगस्त एंड सितंबर से मॉक्स देना स्टार्ट करना है। 1 मॉक इन अ वीक इज मोर देन इनफ, एंड उसके साथ साथ क्वांट का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, क्योंकि ये जो अंडरस्टैंडिंग है आपका, वो आपको 1 मॉक पर वीक में इनिशियली लगाना पड़ेगा, ताकि उसका एनालिसिस करके नेक्स्ट मॉक तक आप उसका अंडरस्टैंडिंग इंप्लीमेंट कर पाओ। एंड लास्ट मंथ में जो रहेगा वो तो हम लोग पर्सनल 1-to-1 मेंटरिंग देते हैं। आई एम अ स्ट्रेटेजिस्ट, आई विल बी हेल्पिंग यू टू डेवलप योर स्ट्रेटेजीज फॉर टेकिंग द मॉक्स टू इंप्रूव योर स्कोर्स। Jessica ma'am will be helping you to develop your strategies to improve your score in legal reasoning, in English subject. Jay sir will be helping you to improve your scores in logical and legal subjects, correct? And he will, there are faculties who will be helping you to improve your scores in general knowledge and current affairs section. And I will be helping you to improve your score in overall mocks. ठीक है, we will be personally sitting with you to analyze your mocks, ताकि आपका स्कोर ड्रास्टिकली इंप्रूव होकर आप क्लैट के कट ऑफ्स इजीली क्लियर कर पाओ। यही प्रोसेस मैंने यहाँ पे क्लैट 27 के लिए एलैबोरेट करके बताया हुआ है कि क्लैट 27 के एस्पिरेंट्स को पहले 9 मंथ्स आप क्रिटिकल रीडिंग के हैबिट डेवलप करो। आगे के 6 मंथ्स जो रहेंगे आपके, वो हम लोग पर्सनली आपका 1-to-1 प्लान बनाएंगे मॉक्स देने का, जिसमें मॉक्स देते देते आपको एग्जाम स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है, एंड उसके एनालिसिस इंप्लीमेंट करते करते मॉक्स का स्कोर्स भी इंप्रूव करना है। एंड जो आप क्लैट 27 के एस्पिरेंट्स रहोगे, तो आखिरी नेक्स्ट ईयर के आखिरी के 3 मंथ्स में हम लोग 1-to-1 बैठेंगे, एंड आपका मॉक का स्कोर जो 90-95 पे स्टक रहेगा, उसको मॉक बाय मॉक 2-3 मार्क्स से इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप सभी लोग नेशनल यूनिवर्सिटीज बैंगलोर एंड टॉप यूनिवर्सिटीज का कट ऑफ आराम से क्लियर कर पाओ। करेक्ट? आर यू गाइस विथ मी सो फार? सो अगर आपको ये स्ट्रेटेजीज अच्छी लग रही है, इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट विच यू आर प्रोवाइडिंग, एंड अगर आपको तर्कशास्त्र के साथ आपका क्लैट का प्रिपरेशन या फिर कोई भी लॉ एंट्रेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑन दिस चैनल। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन हिट करना मत भूलिए, एंड अगर आपको ये इनपुट्स अच्छे लग रहे हैं, सो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना भी मत भूलिए। बाकी तो आपका प्रिपरेशन क्लैट का हम लोग स्टार्ट कर ही देते हैं। ऑल द बेस्ट।